नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल पाडोमैन पर आप सभी का स्वागत है। ये जो हमारी पुरानी एजुकेशन सिस्टम और प्राचीन यूनिवर्सिटियों की कहानी चल रही है, इसके अंतर्गत इस वीडियो में कुछ और पुरानी यूनिवर्सिटियों के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया नहीं है। इस सीरीज से जुड़ी मेरी सारी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप चाहें तो अधिक जानकारी के लिए उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी सारी वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, अब बिना देर किए इस सीरीज के अगले वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता ही है कि प्राचीन काल में इंडिया को एजुकेशन का हब माना जाता था। इसके वजह से दूसरे देशों के लोग इंडिया में पढ़ने के लिए आया करते थे। दूसरे देशों के स्टूडेंट का रुझान भारत के तरफ होने का मुख्य कारण था यहाँ के एजुकेशन सिस्टम और यहाँ पे अच्छी सुविधा वाली यूनिवर्सिटीज। उन्हीं प्रसिद्ध यूनिवर्सिटियों में कईयों का नाम शामिल था, जिनमें से कुछ के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आज कुछ यूनिवर्सिटियों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। उन्हीं प्राचीन यूनिवर्सिटियों में से एक यूनिवर्सिटी नागार्जुनकोंड भी था, जो ये आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में एक बौद्ध स्तूप के रूप में स्थित है। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ केवल बौद्ध स्तूप था, लेकिन कुछ बताते हैं कि यह एजुकेशन का एक बहुत बड़ा सेंटर था। नागार्जुनकोंड की स्थापना 200 ईस्वी पूर्व की गई थी। नागार्जुनकोंड को नागार्जुनकोंडा भी बोला जाता है। उसी जमाने में अमरावती, जो इससे कुछ दूरी पर स्थित है, इसकी भी स्थापना 200 ईस्वी पूर्व ही की गई थी। अमरावती और नागार्जुनकोंड में जो स्तूपें हैं, इन दोनों का निर्माण आंध्र व सातवाहन काल के दौरान 200 से 300 ईस्वी पूर्व किया गया था। ये दोनों कृष्णा नदी के किनारे स्थित हैं। अमरावती को धान्य कटक के नाम से भी जाना जाता है। अमरावती के स्तूप की खोज कर्नल मैकाले ने की थी। इस स्तूप के चारों तरफ बाउंड्री है। उस बाउंड्री पे बुद्ध के जीवन की घटनाओं से जुड़ी मूर्तियों को बनाया गया है। खैर, हम नागार्जुनकोंड के स्तूप के बारे में बात कर रहे हैं। इसका निर्माण इक्ष्वाकु राजाओं के द्वारा किया गया था। इसकी बाउंड्री पर भी बौद्ध से जुड़ी घटनाओं के बारे में मूर्तियों द्वारा दर्शाया गया है। यह स्थान हैदराबाद से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका नाम भारत के एक बहुत बड़े दार्शनिक नागार्जुन, जिनको भारत के आइंस्टीन के नाम से भी जाना जाता है, उनके नाम पर इसका नाम नागार्जुनकोंड रखा गया था। फिलहाल में यहाँ कृष्णा नदी के ऊपर एक बांध है, जिसे नागार्जुन सागर बांध के नाम से जाना जाता है। इस बांध के आसपास और नदी के आसपास पहाड़ियां हैं। इन्हीं पर्वतों में से एक पर्वत का नाम श्री पर्वत है, जिस पे नागार्जुन तपस्या किया करते थे। सातवाहन वंश के राजा हाल, जो अपने समय के एक बहुत बड़े साहित्यकार थे, उन्होंने स्टूडेंटों के लिए श्री पर्वत पर एक बहुत बड़ा विहार बनवाया, जहाँ पे स्टूडेंट शिक्षा लिया करते थे। उस जमाने में भारत में बौद्ध और जैन धर्म बहुत तेजी से फैल रहा था। बौद्ध और जैन धर्म मिलकर सनातन धर्म को कई मामलों में गलत ठहराया था, जिसके वजह से बौद्ध धर्म ऊपर उठता चला गया। लेकिन जब आदि गुरु शंकराचार्य का उदय हुआ तो उन्होंने जल्दी जल्दी 4 मठ बनवा दिए, जिसको आज 4 धाम रामेश्वरम, द्वारका, बद्रीनाथ और जगन्नाथपुरी उड़ीसा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हिंदू धर्म का दोबारा प्रचार होने लगा, जिसके वजह से बौद्ध धर्म पीछे होता चला गया। इन्हीं कारणों से नागार्जुनकोंड विहार भी समाप्त हो गया और नागार्जुनकोंड शहर की भी पॉपुलैरिटी खत्म हो गई। जब भारतीय पुरातत्विक विभाग द्वारा 1927 से 1959 के बीच इसकी खुदाई की गई, तब इसके बारे में पता चला। इसके बाद नाम आता है वल्लभी महाविहार का, जो गुजरात के सौराष्ट्र भाग में स्थित है। इसको नालंदा यूनिवर्सिटी के बराबर ही माना जाता है। यह इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस और मेडिकल साइंस के लिए पॉपुलर था। यह 600 से 1400 ईस्वी तक हीनयान, जो बौद्ध धर्म का एक पार्ट है, उसके शिक्षा का मुख्य केंद्र था। वर्तमान में उस स्थान को वल्लभीपुर, जो भावनगर डिस्ट्रिक्ट में है, के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में यह कुछ समय के लिए वाला राज्य का भी हिस्सा था। गुणमणि और स्थिरमणि, जो प्राचीन काल के महान पंडित और विद्वान थे, वो यहाँ के आचार्यों में से एक थे। हेनसांग 7वीं सदी के मध्य में वल्लभी आया था और 7वीं सदी के अंत में इत्सांग यहाँ आया था। 7वीं सदी में यहाँ 100 मठ थे और इन मठों में 6000 भिक्षु पढ़ाई किया करते थे। वल्लभी शहर के अमीर और व्यापारियों के फंड से इस यूनिवर्सिटी को चलाया जाता था।
मैत्रक राजवंश, जिसका उस जमाने में पूरे देश पे होल्ड था, वो इस यूनिवर्सिटी का देखभाल करता था। 775 ईस्वी में इस यूनिवर्सिटी के संरक्षक राजाओं ने अरबों के हमलों से दम तोड़ दिया, लेकिन फिर भी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई चलती रही, क्योंकि मैत्रक वंश के उत्तराधिकारियों ने इसको दान देना बंद नहीं किया। इसके बाद यहाँ क्या हुआ, इसके बारे में कोई प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन माना जाता है कि भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों की वजह से धीरे धीरे ये विश्वविद्यालय समाप्त हो गया और 12वीं सदी में यहाँ पे एजुकेशन एक्टिविटी का पूरी तरह से एंड हो गया। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत में कांचीपुरम भी एजुकेशन का मुख्य केंद्र था। यह उस जमाने में घटी का स्थानम यानी सीखने की जगह के नाम से भी जाना जाता था। यह 1 से 5 सेंचुरी तक बौद्ध और जैन दोनों धर्मों के धार्मिक ज्ञान का प्रमुख केंद्र था। इसको कांची के नाम से भी जाना जाता था। यह भारत के तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यह हिंदू धर्म का एक मुख्य तीर्थ स्थान भी है। यहाँ पे कई प्राचीन मंदिरें भी हैं। हिंदू धर्म के सबसे पवित्र 108 मंदिरों में से केवल 18 मंदिर इसी जगह पर स्थित हैं। यह हिंदू धर्म के धार्मिक ज्ञान का प्रमुख केंद्र भी था। यह पलार नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान समय में यह मात्र एक हिंदू धर्म का तीर्थ स्थान बनकर रह गया है। इस शहर पर समय समय पर अलग अलग लोगों का अधिकार होता रहा, जिन्होंने अपने इच्छा के अनुसार जब चाहा इसकी स्थिति को बदलते रहे। किसी ने इसको शिक्षा का केंद्र बनाया, किसी ने अपनी राजधानी और किसी ने इसको धार्मिक नगर। सबसे पहले इस पे 300 ईस्वी से 900 ईस्वी तक पल्लव वंश का शासन रहा। 900 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक चोल वंश का शासन हो गया। 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक ये विजयनगर साम्राज्य के अधीन रहा। फिर कुछ सालों के लिए आक्रोट शासक था। उसके बाद ब्रिटिश आए। अभी ये इंडिपेंडेंट इंडिया का भाग और धार्मिक नगरों में से एक है। प्राचीन यूनिवर्सिटियों की बात करें तो मणिखेत का भी नाम सामने आता है, जो कर्नाटक राज्य में था। यह भी शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था, लेकिन इसके बारे में अभी तक किसी को खास जानकारी नहीं मिल पाई है, इसलिए अभी यह रहस्य का विषय है। इसके बाद नाम आता है शारदा पीठ का। अशोक के शासन काल में सन 237 ईस्वी पूर्व राजा ललितादित्य ने बौद्ध धर्म के धार्मिक और राजनीतिक प्रभाव को बरकरार रखने के लिए इसका निर्माण कराया था। यह अभी मुजफ्फराबाद से 140 किलोमीटर दूर और कुपवाड़ा से 30 किलोमीटर दूर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में एलओसी के पास नीलम नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पे उस काल में लगभग 5000 विद्वान थे और उस काल का यहाँ पे सबसे बड़ा लाइब्रेरी भी था। 1947 से पहले यहाँ पे लोग दर्शन के लिए जाया करते थे, क्योंकि ये 18 महान शक्तिपीठों में से एक है। लेकिन 1947 के बाद यहाँ पे जाना मुश्किल हो गया है और अभी के हालात के बारे में आप लोगों को बताने की तो ज़रूरत है ही नहीं। फिलहाल में इस स्थान का कोई मेंटेनेंस और देखरेख नहीं होने के कारण यह स्थान खंडहर के रूप में बदल गया है। प्राचीन काल में पुष्पगिरी विश्वविद्यालय का नाम भी बड़े विश्वविद्यालयों में लिया जाता है। इसका निर्माण कलिंगा राजाओं ने कराई थी। प्राचीन काल का कलिंगा वर्तमान में उड़ीसा स्टेट है। इस विश्वविद्यालय को भी 800 साल तक शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता था। एनसांग ने 629 ईस्वी में इस यूनिवर्सिटी की यात्रा की। उसके अनुसार नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला के बाद यह बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन एजुकेशन सेंटर था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसकी स्थापना सम्राट अशोक ने कराई थी। यहाँ भी दूसरे देशों के स्टूडेंट पढ़ने के लिए आया करते थे, लेकिन ये 11वीं सदी में समाप्त हो गया था। इसका प्रमाण नहीं मिलता है कि इसको किसने बर्बाद किया। इस यूनिवर्सिटी की खोज के लिए कई साहित्यकार और पुरातत्विक विभाग के लोग लगे रहे, लेकिन किसी ने इसका सही पता नहीं लगाया। सर जनरल कनिंघम भी इसके खोज में फेल हो गए। कुछ इतिहासकारों ने ललितगिरी, उदयगिरी और रत्नागिरी पर्वत पर बने विहारों के संयुक्त रूप को पुष्पगिरी विश्वविद्यालय नाम दिया, लेकिन इसका सही प्रमाण किसी ने नहीं दिया। इसका सही खोज 1950 में इस इलाके के ग्रामीणों ने किया। इस इलाके के ग्रामीण जंगली जानवरों से परेशान थे। उन्होंने जंगली जानवरों से बचने के लिए जंगल को साफ करना शुरू किया। जंगल को साफ करने के दौरान ग्रामीणों को इस जंगल के बीच कुछ खंडहर मिले। इस खंडहर को ग्रामीण पूजनीय स्थान समझकर पूजा करने लगे। इसके बाद इसके बारे में भारतीय पुरातत्विक विभाग को पता चला। भारतीय पुरातत्विक विभाग ने 1996 से 2006 तक इसकी खुदाई की। इसकी खुदाई के बाद इसके बारे में पूरा रहस्य खुल के सामने आया। यह स्थान उड़ीसा के जाजपुर जिले के लंगूडी की पहाड़ी पर है।
फिलहाल में यह एक पर्यटक स्थल भी है। दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको नॉलेजफुल लगी होगी। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। अगले वीडियो में हम वाराणसी यूनिवर्सिटी के इतिहास के बारे में बात करेंगे। अधिक जानकारी के लिए देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल पाडोमैन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।